आओ बहू, घर में आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। सरिता के ये कहने पर उसकी दोनों बहू घर के अंदर आती हैं। बहू के पैर लक्ष्मी के समान होते हैं। हमारी दोनों बहू बिल्कुल लक्ष्मी है। और धनलक्ष्मी तो हमारी छोटी बहू है। देखो जरा कितना सारा दहेज में सामान लेकर आई है। अरे सरिता, दहेज ज्यादा लाने से कुछ नहीं होता है। जो बहू घर को संभाल ले वही धन लक्ष्मी होती है। अरे अरे छोटी बहू, तुम अपने ससुर की बातों पर मत जाओ, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। वैसे बड़ी बहू, तुम क्या लेकर आई हो अपने दहेज में? सरिता की ये बात सुनकर उसकी बड़ी बहू अपना घूंघट हटाती है और कहती है, माँ जी, हम भी लेकर आए हैं दहेज में कुछ ना कुछ, खाली हाथ तो हम भी नहीं आए हैं। रोशनी इतना कहकर अपने गांव से एक बोरा भरकर लाया हुआ सामान सभी के सामने खोलती है, जिसके अंदर से तरबूज, ककड़ी, कच्चे आम, पके आम, सीताफल, ये सब निकलता है। माँ जी, मेरी माँ और पिताजी ने ये सारा सामान मेरे साथ भेजा है। गर्मी में मैं ये सब आपको बनाकर खिलाऊंगी। सीताफल की सब्जी, आम पन्ना, ये ककड़ी, सब कुछ। देखना, ये खाकर आप तरोताजा हो जाओगी। ये देखकर रोशनी की देवरानी उस पर हंसने लगती है। ओह माय गॉड जेठानी जी, आप अपने मायके से ये घास कूड़ा उठा कर लाई हो। ये तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। मेरा देखो, लाखों रुपए का दहेज है। कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी, और ये जिंदगी भर रहेगा। और ऐसे के ऐसे ही रहेगा और खराब भी नहीं होगा। हाँ बहू, तुमने सही कहा। तेरे इतने महंगे सामान का तेरी जेठानी मुकाबला नहीं कर सकती। ये क्या है, ये तो दुकान पर 800-900 में मिल जाएगा। बस करो सरिता, अभी ने इनके कमरे में ले जाओ, इन्हें थकावट हो रही होगी। कैलाश के इतना कहने पर सरिता सिर्फ अपनी अमीर छोटी बहू को ही लेकर जाती है। उसकी बड़ी बहू रोशनी वहीं खड़ी रह जाती है। अंकित, जाओ रोशनी को उसके कमरे में ले जाओ। अंकित अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले आता है। इसके बाद अंकित अपने छोटे भाई के साथ मिलकर उसके दहेज का सामान घर में सेट करने लगता है। पूरी रात इसी तरह निकल जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, रोशनी समय से उठ जाती है। उफ, कितनी गर्मी हो रही है। सभी सोकर उठने वाले, उनके लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। रोशनी रसोई में जाती है, जहां अपने गांव से लाई हुई सब्जियां लाकर वो उन्हें काटना पीटना शुरू कर देती है। लेकिन जब बनाने की बारी आती है तो उसने आज तक गैस चूल्हा कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। अरे ये क्या, ये गैस चूल्हा तो मुझे चलाना ही नहीं आता। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, बाहर आंगन में ही चूल्हा बना लेती हूँ। रोशनी बाहर आंगन में जाकर चूल्हा बनाती है, जिस पर वो सभी के लिए सीताफल की सब्जी और साथ में रोटी बनाती है। ये सब गर्मी में अच्छा होता है, इससे पेट में ठंडक होती है। वैसे भी आजकल गर्मी बहुत होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर सरिता का गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था। आहा बहू, गर्मी तो बहुत हो रही है आज। माँ जी, मैं अपने दहेज में जो एसी लेकर आई हूँ उन्हें घर के अंदर लगवा दीजिए ना। कब तक इतनी गर्मी बर्दाश्त करेंगे? हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस तरह सरिता घर में सभी कमरों में एसी लगवा देती है। अरे वाह बहू, तुम्हारे एसी ने तो कमाल ही कर दिया। अब तो जरा भी गर्मी नहीं लगती। वही तो माँ जी, अब एसी है तो एसी तो ठंडी हवा देगा ही। रात के खाने में रोशनी सभी के लिए थोड़ा रायता, साथ में तरबूज काट कर और सत्तू का शरबत बनाकर देती है। हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सही कहा, गांव की बहू है। चलो इसी बहाने मुझे सालों बाद सत्तू का शरबत पीने को तो मिला। सत्तू के शरबत से पेट में ठंडक होती है। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। बस करो बस करो, जब देखो मौका ढूंढते हो अपनी गांव की बहू की तारीफ करने के लिए। ये सब देखकर पारुल कहती है, बहुत ज्यादा गर्मी है, काम करती हूँ आज सभी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ। सबको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगेगी। पारुल इतना कहकर सभी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर करती है। सभी को आइसक्रीम इतनी पसंद आती है कि फिर वो सब पारुल के गुण गान करने लगते हैं। ये वनीला आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। कितना मजा आ रहा है इसे खाने में, पूरा गाल ठंडा हो गया। अरे मेरी छोटी बहू ने तो कमाल ही कर दिया, सबको इतना खुश रखती है कि बस पूछो मत। माँ जी, मैं तो अपनी मायके में भी ऐसी गर्मियों में बहुत आइसक्रीम खाया करती थी। गर्मी कब चली जाती थी पता ही नहीं चलता था। सब आइसक्रीम खा रहे होते हैं। कैलाश अपनी बड़ी बहू के पास जाता है। अरे बहू, तुमने आइसक्रीम नहीं खाई, जरा इसे खाकर तो देखो कैसी है। क्या फायदा बाबूजी, इसे खाकर थोड़ी देर के लिए गला ठंडा तो कर देगा, लेकिन पेट में जाकर गर्मी पैदा करेगा। इससे अच्छा तो मेरा तरबूज है। इसके ठंडे ठंडे रस से पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी कब उड़न छू हो गई। और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, मुझे तो इसे ही खाने दीजिए। रोशनी की बात सुनकर कैलाश उसके साथ तरबूज खाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतने लगते हैं। एक दिन रोशनी सभी के लिए ककड़ी काट रही होती है। जैसे ही सरिता उसके पास आती है, वो उससे कहती है, अरे रोजाना तुम एक ही चीज बनाती रहती हो, हम इन सब चीजों से बोर हो गए हैं। आज ये सब नहीं खाना हमें। ठीक है माँ जी, क्यों ना मैं आज पिज्जा और बर्गर ऑर्डर कर दूं सभी के लिए। हाँ ये बिल्कुल सही है। वैसे भी रोजाना उनके हाथों का सीताफल और ककड़ी वगैरह खा खाकर मैं बोर हो चुका हूँ। ठीक है, फिर हम सब एसी में बैठकर आराम से पिज्जा और बर्गर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। जो सब खाएंगे वही मैं खा लूंगा। इस तरह पारुल सभी को एसी वाले कमरे में ले जाती है और सभी के लिए पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर देती है। अब रोशनी के हाथों का कोई खाना पसंद नहीं करता था, लेकिन रोशनी हमेशा अपने हाथों का बना ही खाना खाती थी। कभी खीरा तो कभी ककड़ी, कभी आम पन्ना, और साथ में कैलाश को भी ये सब चीजें बहुत पसंद आती। वो भी अपनी बहू के साथ ये सब खाया करता था। ऐसे ही अगले दिन रोशनी और कैलाश को छोड़ बाकी सभी को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या, आप सभी अचानक से बीमार हो गए?
अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, डॉक्टर को बुलाती हूँ आप सभी के चेकअप के लिए। हाँ बहू, ला जल्दी से फोन मिला। रोशनी ऐसा कहकर डॉक्टर को बुलाती है, जिसके बाद डॉक्टर घर में सभी लोगों का चेकअप करता है। देखो, बाहर की चीज खाना उतना ही अच्छा लगता है जितना मुझे पेशेंट को इंजेक्शन देने में लगता है। आई एम जस्ट किडिंग। आप लोगों ने बाहर का कुछ उल्टा सीधा खाया है, तभी आपकी तबीयत इतनी खराब हुई है। और वहीं उसी के साथ आपने कुछ अच्छा खाना भी खाया होगा, लाइक सीजनल चीजों में कुछ। हाँ हाँ, हमारी बहू ने बीच में हम लोगों को सीताफल, ककड़ी, खीरा, तरबूज और आम पन्ना भी भर भर कर पिलाया और खिलाया भी था। चलो बढ़िया है, कुछ हेल्दी और ठंडा खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी नहीं हुई और बॉडी में गर्मी भी नहीं बनी। और हाँ, गर्मी और सर्दी दोनों मौसम को तरीके से सहन किया जाए तो इतनी दिक्कत नहीं होती। ज्यादा एसी में रहना, ज्यादा ठंडी चीजें खाना, ये सब ठीक नहीं होता बॉडी के लिए। आगे से थोड़ा ध्यान रखना। और रोशनी जी, आज आपकी वजह से ही इनकी तबीयत खराब होते होते बच गई, ऐसे ही इनका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर इतना कहकर चले जाते हैं, जिसके बाद घर में सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी रोशनी से माफी मांगते हैं। बहू मुझे माफ कर दे, तू हमें हेल्दी खाना खिलाती रही और मैं ये शहर की अतरंगी चीजों पर प्रभावित होती रही। दीदी मुझे भी माफ कर दो, शहर की चीजों से मैंने सभी को प्रभावित तो कर लिया, लेकिन मेरी वजह से सब लोगों की तबीयत खराब हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, गांव शहर का तो चलता ही रहता है और शहर की अतरंगी चीजों का लुत्फ उठाकर उनका नतीजा कैसा होता है ये तो आप लोगों को पता ही चल गया। लेकिन अब याद रखना, मेरे गांव की चीजों पर कभी उंगली मत उठाना, क्योंकि आगे भी मैं तुम्हें वही खिलाऊंगी। इस तरह रोशनी की बातों पर बीमारी में भी सब लोग हंसने लगते हैं। रोशनी अपने गांव से लाई हुई चीजों को बना बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाती है। इसी के चलते बहुत जल्दी पूरा परिवार पहले की तरह ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।